सभी साथियों का अभिवादन। भाषानामा के इस फेसबुक पेज पे हम सब लाइव हैं और आज जिस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे विद्यार्थियों की तरफ से बातचीत के लिए यह मौका मिला है, वह विषय है समकालीन हिंदी कविता, एक विहंगम दृष्टि। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने विद्यार्थियों का अभिवादन करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, विशेष रूप से सीमांकन, सर्वेश और उनके साथियों का कि यह जो आयोजन है, इस आयोजन में मैं आपसे समकालीन कविता पर बातचीत करूं और उसके विषय पे मैं कुछ बोलूं। इसके पहले मैं आपके लिए आज इस विषय में क्या बात करने वाला हूं, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें, फिर इस विषय पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो ये कि यह विद्यार्थियों का मंच है, इसलिए मुझे लगता है कि समकालीन कविता पर बातचीत जब होती है तो इतना वृहद आयाम है उसका कि एक सिरा पकड़ते हैं तो दूसरा छूट जाता है और किसी एक सिरे पर ही हम बातचीत करते रह जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसके बहुत सारे रूप हैं और बहुत सारे आयाम हैं। उन आयामों में किन किन दृष्टिकोणों को लेकर हमें बातचीत करनी चाहिए, तो समकालीन कविता का ये जो पूरा परिदृश्य है वो उभर कर आता है। तो दो हिस्से इसके करते हैं। पहला हिस्सा जिसमें समकालीन कविता पर बातचीत करते हुए समकालीनता पर कुछ बातचीत मैं करूँगा आपसे, समकालीनता के प्रत्यय पर बातचीत करूंगा और समकालीनता पर बातचीत करते हुए समकालीन कविता के को कहाँ से माना जाए, उसको किस किस तरह से रूपायित किया गया है, उसको आलोचकों ने और कवि आलोचकों ने या हमारे इतिहासकारों ने किस रूप में देखा और परखा है। एक तो यह परिदृश्य। दूसरा, उसमें जब बातचीत हम करेंगे तो समकालीन कविता में उस पूरे परिदृश्य में कौन कौन से कवि आते हैं, कौन कौन से कविता के घराने बनते हैं, इस पर बातचीत करते हुए फिर दूसरा जो पक्ष है इस बातचीत का, उसमें समकालीन कविता की जो काव्य प्रवृत्तियां हैं उसमें अगर हम कुछ पड़ाव उसके माने जिसमें काव्य प्रवृत्तियां उभरती हैं और कैसे बदलाव आता है, तो उसमें पहला जो पड़ाव है वो 1975 के बाद या के बाद 80 के बाद की जो पूरी कविता है, फिर 90 के बाद की कविता है और फिर 21वीं सदी की नई सदी की कविता है। ये तीन पड़ाव उसके आते हैं। इन तीनों पड़ावों में जो मुकम्मल उसकी स्थिति है उस पर हम बातचीत आपसे करेंगे। तो मैं इन संदर्भों पे बातचीत करूं और इसका विस्तार करूं। मुझे लगता है मैं साफ आवाज़ मेरी अगर आ रही तो कोई मैसेज आप लिख दें तो फिर मैं अपनी बातचीत शुरू करूं। कोई भी विद्यार्थी एक मैसेज अगर इसमें लिखे तो फिर बात को विस्तार से आगे बढ़ाया जाए। जी, तो मैं अपनी बात जिस तरह से आपके सामने रख रहा हूं और समकालीन कविता पर मैं आपसे बातचीत करूं, इसके पहले मुझे लगता है कि कविता के परिदृश्य पर या समकालीन कविता का जो पूरा वितान है, समकालीन कविता का जो पूरा परिदृश्य है, इसके संदर्भ में कविता की जो व्याप्ति है, कविता की जो ज़रूरत है, उसके बारे में मैं कुछ बातचीत आपसे करूं। इसके संदर्भ में मुझे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की वो पंक्ति याद आती है, बहुत बार दोहराई जा चुकी है कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता जाएगा और जिसमें कविता की ज़रूरत बढ़ती जाएगी और कवि कर्म कठिन होता जाएगा। जाहिर सी बात है, वो बात आज के समय में और ज़्यादा लागू होती है कि हमारा जो समय है वैसे हर समय अपनी तरह से जटिल होता है, संश्लिष्ट होता है, लेकिन हमारा समय जो है वो जो इस समय जिस दौर में हम हैं उसमें चीज़ें इस गति के साथ बदल रही हैं, इस तेज़ी के साथ बदल रही हैं। तो इस बदलते परिदृश्य में यथार्थ को पकड़ना और उसको सिरजना और उसको रूपायित करना एक कठिन काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है और विकट समय में हम सब रह रहे हैं। ऐसे में कविता की ज़रूरत हमारे लिए क्यों है, इस पर राजेश जोशी का ये कथन मैं आपसे सामने उद्धृत करते हुए कविता पर बातचीत करूं तो ज़्यादा बेहतर है कि कविता संभवतः हमारे समय की वह आखिरी आवाज़ है जिसे बाज़ार और हिंसा अभी तक मलिन
और गुमराह नहीं कर पाए। कविता प्रतिरोध की आवाज़ है, इसलिए वह यारी के पुल बनाती है। वह ताकतवर और क्रूर की पराजय की इच्छा करती है। वह उन हाथों का गीत गाना चाहती है जो अनाज की गंध और खनिजों की धूल से भरे हैं। कविता के भविष्य के संदर्भ में सोचते हुए इस बात की ओर भी गौर किया जाना चाहिए कि वर्तमान वर्चस्वशाली शक्तियां लगातार भविष्य को अनिश्चय में धकेल देने के लिए इतिहास पर चोट कर रही हैं। तो इस तरह से कविता की ज़रूरत हमारे समय में क्यों है और कविता क्यों हमारे सौंदर्यबोध को बचाएगी, कविता प्रतिरोध की संस्कृति को रचती है, कविता मनुष्यता बचाने का जो पूरा अभियान है हमारा, उसमें कविता सबसे बड़ी ताकत के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। क्योंकि साहित्य की व्याप्ति ही अपने आप में एक लोकतंत्र की चेतना के साथ उपस्थित होती है, लेकिन कविता उसमें सबसे उर्वर आवाज़ है। इस उर्वरता के साथ जब हम बातचीत करते हैं तो मुझे लगता है कि कविता की ज़रूरत हमारे लिए इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जो तमाम सारी वर्चस्वशाली शक्तियां हैं जो लोकतंत्र को नष्ट करने पे आमादा हैं, या तमाम सारे विद्रूपताओं के साथ जो चीज़ें दिखाई देती हैं, उनसे लड़ने के लिए कविता एक प्रमुख औजार की तरह है हमारे लिए। और कविता के लिए इसीलिए बार बार आप देखें कि समय के बदलते यथार्थ को साहित्य में तमाम सारी विधाओं में देखा गया है, उसे रचा गया है, लेकिन कविता में वो जो रचाव है वो सबसे ज़्यादा संजीदगी के साथ, संवेदनशीलता के साथ और अपने समय के बदलावों को उसमें जिस तरह से देखा और परखा गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यूँ कि कविता पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैं विषय के मुख्य पक्ष पर आता हूँ कि समकालीन कविता पर जब हम बातचीत करते हैं, हम सब जानते हैं कि हिंदी कविता में आधुनिक काल में भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी और छायावाद युग, छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और फिर समकालीन कविता का एक स्वरूप विकसित किया जाता है, उसके बारे में बातचीत की जाती है। यहाँ पर आपसे मैं साझा करूँ कि समकालीन कविता पर जब भी बातचीत हम करते हैं तो उस संदर्भ में चीज़ें जब उभरती हैं तो एक चीज़ साफ साफ नज़र आती है, वह यह कि समकालीन कविता का समय सन 1960 के बाद माना जाए कि 1970 के बाद माना जाए कि 80 के बाद, तमाम सारे उसमें समस्याएं भी हैं। इतिहास का जो मूल्यांकन है जिसमें जो चीज़ें दर्ज की गई हैं उसमें अगर आप देखें तो इसके बारे में कहा जाता है कि नई कविता के बाद जो प्रवृत्ति उभरी, उसमें कविता का जो विस्तार हुआ, उस विस्तार में एक तरफ युवा कविता आई, प्रतिबद्ध कविता आई, वाम कविता आई, अकविता आई, युवस्वादी कविता, सकविता, उत्कविता, एब्सर्ड कविता, ऐसे तमाम सारी कविताओं का एक पूरा आंदोलन दिखाई देता है। लेकिन जब हम समकालीनता पर बातचीत करते हैं तो पूरे इस दौर के लिए सन 60 के बाद की पूरी कविता के लिए या उसके बाद की कविता के लिए जो समकालीनता का जो प्रत्यय है या ये जो पदबंध है, ये जो प्रयोग किया जाता है, इसकी अवधारणा पर थोड़ा विचार हमें करना चाहिए। और इस अवधारणा पर जब हम विचार करेंगे तो यह स्पष्ट होता है कि समकालीन कविता का ये जो पूरा स्वरूप है, इसमें समकालीनता की जो अवधारणा है वो असल में देखने में जितनी सरल है उस तरह से उसे व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है। ये समय का बोधक भी हमारे सामने दिखाई देता है, समकालीनता का प्रत्यय, और इसके साथ साथ मूल्य का बोधक भी। समकालीनता के बारे में एक बात साफ है कि समकालीनता पर बातचीत हम जब करते हैं तो समसामयिकता पर भी बातचीत आती है, तात्कालिकता पर भी बातचीत होती है। लेकिन इन संदर्भों के बारे में बातचीत करें तो समकालीनता पर जिन आलोचकों ने या विद्वानों ने जो बातचीत रखी है अपनी, उसमें एक ख़ास चीज़ ये है कि समकालीनता समसामयिक होते हुए भी समकालीनता एक ऐसा मूल्य है कि जिसे अर्जित किया जाता है। असल में समकालीनता के बारे में जब हम बातचीत करते हैं तो ये कहा जाता है कि समकालीनता की अवधारणा इस तरह से भी उसे कहा जा सकता है कि मैं अपने विद्यार्थियों को इस बीच में केदारनाथ सिंह की कविता से मैं अपनी बातचीत रखूं तो और भी ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट होंगी कि एक ही समय में बहुत प्राचीन कवि हमारे लिए समकालीन हो सकता है और समकालीन कविता में लिखने वाला कवि हमारे लिए समकालीन नहीं हो सकता। इसका आशय यह है कि समकालीनता अर्जित करने की एक प्रक्रिया है।
और ये जो अवधारणा है, तो समकालीनता के संदर्भ में जब हम बातचीत करते हैं तो साहित्य में समकालीनता की जो अवधारणा है वो कई बार हमारे समय की कविता के लिए भी होता है, और समय की कविता के पहले की कविता के लिए जो कविता अपने समय से संवाद करने लगती है उसके लिए भी समकालीनता का प्रत्यय हम इस्तेमाल करते हैं। मसलन केदारनाथ सिंह की कविता है पांडुलिपियाँ। उस कविता को अगर आप पढ़ें तो स्पष्ट रूप से उसमें समकालीनता की अवधारणा की जो साहित्यिक रुचि है, या कहा जाए साहित्यिकता में, साहित्यिक मूल्यों में समकालीनता का जो आशय है उस कविता में बखूबी प्रकट किया गया है, जिसमें समय को कैसे कविता या साहित्य समय को पीस कर एक कर देता है, और किस तरह से प्राचीन साहित्य समकालीन युवतम कवि में वो दिखाई देता है, और कैसे समकालीन कवि अपने प्राचीन कविता के साथ संवाद करने लगता है। तो इससे खूबसूरत समकालीनता को नहीं समझा जा सकता। मैं वो कविता पढ़ता हूँ, विद्यार्थियों से इस कविता से रूबरू होते हुए हम इस बारे में बातचीत भी करते रहते हैं कि आप पाएंगे वहाँ शब्दों ने पीस कर समय को बराबर कर दिया है, और वहाँ सारा समय एक जगह इस तरह है कि आपको लगेगा जैसे ब्रह्मसूत्र पढ़ रहा है मुक्तिबोध को, और शाकुंतल का हिरन कुछ कह रहा है पद्मावत के तोते से, और बीजक का कोई पद किसी पोथी से छिटक कर मनु से बहस कर रहा है, और रासों की कोई सबसे पुरानी प्रति धीरे धीरे गुनगुना रही है किसी युवा कवि की अप्रकाशित कोई कविता। मुझे लगता है समकालीनता की इससे खूबसूरत परिभाषा या खूबसूरत अवधारणा नहीं हो सकती जो इस कविता में दर्ज है, कि कई बार ये हम कहते हैं कि अपने समय में लिखना समकालीन होना नहीं है। अपने समय को दर्ज करते हुए भी आप समकालीन हो, ये ज़रूरी बात नहीं है, क्योंकि समकालीनता की अवधारणा के साथ हम समकालीन संवेदना को, उसके यथार्थ को, उसकी संजीदगी को अगर हम अपनी कविता में रूपायित करते हैं, और उसके साथ साथ परंपरा और इतिहास का वो बोध भी हमारे साथ जुड़ता है, और हमारी चेतना में वो तमाम सारे पहलू जो समय की सिराओं में जिस तरह से चीज़ें बदलती हैं उन्हें अगर हम उकेरने की कोशिश करते हैं तो ये समकालीनता को ठीक से समझ सकते हैं। समकालीनता और साहित्य नाम की एक आलोचकी किताब है। हमारे समय के बहुत महत्वपूर्ण कवि आलोचक हैं राजेश जोशी, और उन्होंने समकालीनता के इस पूरी अवधारणा को बहुत ही खूबसूरती के साथ समझने की कोशिश की है उस पुस्तक में। वहाँ पर वो समकालीनता को जिस तरह से दर्ज करते हैं, मैं पढ़ता हूँ, उससे चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट होंगी जो बात मैं कहना चाहता हूँ। उनके अनुसार समकालीनता न तो प्रवृत्ति के आधार पर बनाई गई श्रेणी है, न विचारधारात्मक श्रेणी। समकालीनता को अर्जित करना होता है। अपने समय के साथ मुठभेड़ करते हुए, उसमें हस्तक्षेप करते हुए हर रचनाकार को अपनी समकालीनता स्वयं अर्जित करनी होती है। समकालीनता सिर्फ रचना की अंतर वस्तु से जुड़ा प्रश्न नहीं, यह शिल्प और भाषा का भी प्रश्न है। तो आप ध्यान दीजिए कि समकालीनता का जो पूरा बोध है, ये समय के साथ संवाद करना, उससे के साथ हस्तक्षेप करना, उसके साथ द्वंद्व करना, उसकी शिनाख्त करना, और ये जब कविता में रूपायित होता है तो समय के यथार्थ का रूपायन ही सिर्फ नहीं होता, उसमें जो भाषा है, जो शिल्प अर्जित करता है कवि, जिसको रचता है वह, जिसको रूपायित करने की कोशिश करता है, वह भी एक खास मायने रखता है। वह समकालीनता के साथ कैसे जुड़ता है। अब इन संदर्भों में आप बातचीत करिए तो समकालीनता के बारे में कुछ और भी चीज़ें उभरती हैं कि समकालीनता एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। असल में एक ही समय में बहुत सारी समकालीनताएं भी होती हैं। हमारे लिए आप ध्यान दीजिए कि एक दलित के लिए, एक स्त्री के लिए, एक आदिवासी के लिए, एक युवा के लिए, एक खाए अघाए वर्ग के लिए समकालीनता की जो अवधारणा है वो अलग अलग हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इन संदर्भों के साथ अगर आप देखें तो समय के साथ समकालीनता के बहुत सारे अवधारणाएं और बहुत सारे प्रत्यय, बहुत सारी सरणियां आपके सामने दिखाई देती हैं। यह भी सही है। तो समकालीनता की बहुत सारी सतरें एक साथ आपके सामने मौजूद होती हैं, उनको इस तरह से देखना और परखना चाहिए।
अब इन संदर्भों के बारे में बातचीत करें तो समकालीनता के बारे में बातचीत करते हुए मुझे लगता है कि हमारे समय की जो समकालीनता है, जिसे हम आधुनिक समय के साथ, आधुनिकता के साथ जोड़ते हैं, अपने समय के साथ जोड़ते हैं, उसका किन तिथियों के साथ, किन चीज़ों के साथ गहरा रिश्ता बनता है। तो मैं ज़्यादा दूर न जाऊं तो अगर हमारे समय के जिसे हम आधुनिकता कहते हैं, जिसे आधुनिक समय कहते हैं, उसमें 1857 का वो महासंग्राम हमारे समकालीनता के प्रत्यय में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में आप देख सकते हैं, और 1947 का आज़ादी के बाद का समय। ये दो तिथियां ऐसी हैं जो हमारी समय के बोध को, हमारी आधुनिकता को, हमारी चेतना को विकसित करने वाले या निर्मित करने वाले तत्व हैं, जिनसे लगातार हमारी टकराहटें होती हैं। इनके बारे में मैं तफसील से बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये बता दूं आपको कि जो 1857 का जो समय है वो हमारे भारतीय समाज के लिए, हमारे अपने हिंदी समाज के लिए वह समकालीनता के खूबसूरत प्रत्यय है, समकालीनता की खूबसूरत चेतना के रूप में है कि जहाँ से हम चीज़ों की साझी विरासत को अर्जित करते हैं, अपनी आधुनिकता को अर्जित करते हैं, अपनी नवजागरण की चेतना को अर्जित करते हैं। जबकि 1947 के बाद का जो समय है वो विद्रूपताओं से भरा हुआ समय है, मोहभंग का समय है, तमाम राजनीतिक विद्रूपताएं उसमें दिखाई देती हैं। समय के साथ तमाम सारी चीज़ों को किस तरह से देखा जाता है, शायद वह उस औपनिवेशिक आधुनिकता की सरणी या औपनिवेशिक आधुनिकता का जो स्वरूप है, जो 1857 से 1947 के बीच में रूपायित हुआ, उसके विकास को किस तरह से देखता है वो, या रूपायित करता है या उपस्थित करता है। ये दोनों संदर्भ उस रूप में आपके सामने दिखाई देते हैं। तो हमारे समय में हम जिनसे जुड़ते हैं, मुझे लगता है 1857 का वो जो समय है वो हमारी समकालीनता के बोध को ज़्यादा विकसित करने वाला है, जिसमें भाषा से, संस्कृति से, धर्म से और राजनीति से और इतिहास से, तमाम सारे संवेदनाओं से हम अपनी इस समकालीनता और आधुनिकता को या पूरे इस टूल्स को हम कैसे अर्जित करते हैं। तो यह एक ख़ास चीज़ है जिसके साथ हम समकालीनता को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे जिन संदर्भों की बातचीत करना, मुझे ध्यान है कि मैं किसी एक बिंदु पर बातचीत करूँ तो उसमें 1 घंटा चला जाएगा, लेकिन मैं आपसे कुछ चीज़ों, जाहिर सी बात है इतने सारे प्रत्यय हैं, इतनी सारी सरणियाँ हैं, तो कुछ बातें मैं आपसे करता रहूँगा जिस पर तथ्य भी आएँ, चीज़ें उभरती भी जाएँ और हम आपसे समकालीनता की अवधारणा को आपके सामने रूपायित कर पाते हैं। हमने आपसे बताया कि समकालीन कविता के बारे में जब हम बातचीत करते हैं तो एक तरफ वो जो नई कविता के बाद पूरी उभरती हुई प्रवृत्तियां हैं कविता की, वो जो दिखाई दे रही थीं, लेकिन संदर्भों में बात करें, परिवेश में बात करें तो राजनीतिक सामाजिक परिवेश में कुछ ऐसा समय हमारे सामने घटित होता है जहाँ से समकालीन कविता की शिनाख्त आप कर सकते हैं। और वह समय है 1975 का समय, आधुनिक समय में जिसे हम बातचीत करते हैं। और वो जो 1975 का समय है, इमरजेंसी का समय, उस इमरजेंसी के बारे में बातचीत की जाए तो ये है कि भारतीय समाज में के सामने जो भयावह ख़तरा आया, जो समाज बदला, राजनीति बदली, हमारी चेतना बदली, और उस पूरी चेतना में जो चीज़ें रूपायित होती हैं, उसके बाद का जो दौर आता है वो समकालीन समय का एक महत्वपूर्ण पड़ाव या प्रस्थान बिंदु हम उसके साथ देख सकते हैं। इन संदर्भों की बातचीत मैं करूं तो आप देखें कि आपातकाल के बाद का जो मूल्य है और उसकी जो जनतांत्रिक मूल्यों के साथ जिस तरह से टकराहट करता है, कवि जिस तरह से उसको खोज करता है, उसकी शिनाख्त करता है, और इसके साथ साथ कविता में जो चीज़ें दिखाई देती हैं एक व्यापक भावबोध के साथ, हिंदी कविता में नए प्रस्थान बिंदु के साथ एक पूरी पीढ़ी आती है जिसके बारे में अशोक वाजपेयी का वो कथन, जिसे वो कविता की वापसी कहते हैं, पूर्व ग्रह में वह इस पर बातचीत करते हैं, इसकी शिनाख्त करते हैं, उस पर टिप्पणी करते हैं। आप ध्यान दीजिए कि यहीं पर रुककर हमें देखना पड़ेगा कि इसके पहले की जो कविता है, तमाम सारी चीज़ें जो प्रवहमान हैं, मैं सिर्फ आपको उन तथ्यों की तरफ ले चल रहा हूँ। एक कविता में कई सारी चीज़ें एक साथ प्रवहमान दिखाई देती हैं।
एक तरफ छायावादी कविता का रोमान भी आपको कविता में विकसित होता हुआ दिखाई देता है, प्रयोगवादी कविता की काव्यधारा का विकास भी दिखाई देता है, नई कविता की काव्यधारा के स्वरूप को भी आप देख और परख सकते हैं, नवगीत की कविता की धारा भी आपको दिखाई देगी। मैं बहुत विस्तार से इन कवियों की श्रेणियों में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत नाम हैं और कई सारे रूप हैं, सिर्फ आपको नाम गिना रहा हूँ। लेकिन इसमें जो मुख्य एक कविता की धारा थी, वो कविता किस तरह से एक सिरा उसका अकविता के साथ बनता है, और उस अकविता के छोर में नामुर जी जैसे लिखते हैं विस्तार से अपने आलोचना में, उसके एक छोर में आपको धूमिल दिखाई देंगे अतिवाम पक्ष के साथ, दूसरी तरफ आपको दिखाई देंगे राजकमल चौधरी, जिसमें अराजकतावाद का भी या नकारवादी प्रवृत्ति के साथ वो सारी चीज़ें। लेकिन आप देखें, कविता की सबसे खूबसूरत उपलब्धि ये दो कवि हैं, इनके साथ आप ये सारी चीज़ें देखें। लेकिन जल्दी ही वो पूरी नकारात्मक जो छवियां हैं कविता की, वो जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, उससे निजात पाते हुए कविता की एक पूरी नई पीढ़ी आती, जिसके बारे में अशोक वाजपेयी कविता की वापसी जैसा नारा देते हैं। अब इस कविता में, इस नई पीढ़ी में आप ध्यान दीजिए, एक तरफ कविता के बहुत सारे संकलन 1980 के आसपास आए। इसका एक रूप आपको दिखाई देगा कि इस कविता की वापसी का अगर आप एक प्रस्थान देखें तो आपको दिखाई देगा जिस कवि के यहाँ, वो हैं रघुवीर सहाय। और रघुवीर सहाय के यहाँ वो जिस रूप में रेखांकित करते हुए उसे हम बढ़ें, तो 1967 में नक्सलवाद का जो दौर है, आप ध्यान दीजिए, उसी दौर में आत्महत्या के विरुद्ध जैसा संग्रह उनका प्रकाशित हुआ। 1975 में हंसो हंसो जल्दी हंसो जैसी कविता प्रकाशित हुई, और इसी कविता में रामदास नाम का जो नायक है, उसके बारे में नामुर जी ने जो लिखा है, सुरक्षा की अनुभूति का अनूठा दस्तावेज है वो कविता, जिसके बारे में वो, तो आप कहें कि कविता की वापसी का एक पड़ाव 75 है, तो उसमें रघुवीर सहाय एक प्रस्थान बिंदु की तरह कैसे हमारे सामने आते हैं, और फिर एक पूरा फलक हमारे सामने विकसित होता है समकालीन कविता का, और उसकी जो प्रवृत्तियाँ उभरती हैं उसमें स्याह और सफ़ेद रंग के साथ जीवन की तमाम सारी संवेदनाओं की गहराई के साथ, भाव संवेदना के साथ, राजनीतिक चेतना के साथ सारे के सारे जो रूप आपके सामने प्रकट होते हैं, उसको आप कह सकते हैं जिसमें बौद्धिकता भी है, जिसमें राजनीतिक लोकतंत्र की सजग समीक्षा भी है, जिसमें विवेकशीलता का स्वरूप भी दिखाई देता है, और जिसमें संयम और संतुलन की कविताएं भी दिखाई देती है, जिसमें गहन मानवीय संवेदना की कविता भी दिखाई देती है, जिसमें जीवन धर्मिता का आलोक भी देख सकते हैं, लोकोन्मुखता भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ वस्तु जगत की स्वायत्तता का रूप भी इसमें दिखाई देता है, और भाषा की खूबसूरत बहुरंगी छवियां आपको इस दौर की कविता में दिखाई देती हैं। इस कविता के बारे में जो आलोचकों ने काम किया है, बहुत सारे आलोचकों ने उस समय लिखा, लेकिन एक जो उसी दौर में जो कविता की पुस्तक आलोचना की आती है, उसमें कविता, समकालीन कविता का व्याकरण जैसी पुस्तक परमानंद श्रीवास्तव की आप ध्यान दीजिए, उसमें वो इस कविता को देखते हुए, इसका मूल्यांकन करते हुए जब वो लिखते हैं कि 1960 के बाद युवा कविता की जो पहचान बनी थी, वह अधिक गुणात्मक रूप से स्पष्ट हुई। अकविता का एक गहरा निजबद्धता, संकीर्ण रहस्यमयता से अधिक रूमानी मुहावरा अब अपना अर्थ खो चुका था। मसलन कि ये जो पूरा स्वरूप उभरा उस नए आवेग के साथ, जिन प्रवृत्तियों पर मैंने अभी आपको बताया, वो उभरने लगता है। अब यहाँ पर मैं आपसे बताऊं कि बहुत सारे आलोचकों ने अपनी अपनी तरह से काम किया है। मैं अपने विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तक ज़रूर सजेस्ट करूंगा। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पदोन्नति जिनको मिली है, आशुतोष कुमार की पुस्तक है समकालीन कविता और मार्क्सवाद। इस पर उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस दौर की पूरी कविता के बारे में एक विवेचना प्रस्तुत की है। मैं वहीं से आपके लिए कि 1980 में एक जो पड़ाव आप देखें तो उसमें वो जिक्र करते हैं, वो पड़ाव है आलोचना का विशेषांक। उस आलोचना के विशेषांक में नामुर जी नई समकालीन कविता के उन तमाम सारे कवियों की समीक्षाएं उसमें प्रस्तुत करते हैं जो उस पूरे दौर को नए तरह से देख और परख रहे थे।
उस पूरी प्रक्रिया में जो कवि हस्तक्षेप करते हैं, जिनकी कविताएं हमारे सामने आती हैं, मैं उनके नाम पढ़ रहा हूँ, उनका वो पढ़ रहा हूँ, कविता संग्रह पढ़ रहा हूँ, उसको आप सुने तो स्पष्ट होगी चीज़ें। जैसे केदारनाथ, ध्यान रखिएगा, सब के सब संग्रह 1980 में प्रकाशित हुए हैं, ये कॉमन बात है इसमें। तो केदारनाथ सिंह की ज़मीन पक रही है, विनोद कुमार शुक्ल की वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, कुमार विकल की का काव्य संग्रह एक छोटी सी लड़ाई, लीलाधर जगूड़ी की घबराए हुए शब्द, ऋतुराज की पुल पर पानी, चंद्रकांत देवताले की लकड़बग्घा हंस रहा है, अरुण कमल की अपनी केवल धार, राजेश जोशी की एक दिन बोलेंगे पेड़, उदय प्रकाश की सुनो कारीगर, सोमदत्त की किस्से अरबों हैं, श्री राम वर्मा की काल पात्र, प्रयाग शुक्ल की यह दिन है, मलयज की अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, विष्णु नागर की तालाब में डूबी हुई मछलियाँ लड़कियाँ, ज्ञानेंद्र पथ की शब्द लिखने के लिए यह कागज़ बना है, मंगलेश की पहाड़ पर लालटेन, गिरधर राठी की बाहर भीतर और विनोद भारद्वाज की जलता मकान। यह आप ध्यान दीजिए कि उस आलोचना के उस विशेषांक में इनकी समीक्षाएं छपी थी, लेकिन इसके साथ उसी दौर की और भी प्रकाशित जो एक आध दो साल के फ़र्क में या उसी दौर में और भी जो कविता संग्रह आए उनके साथ जोड़िए तो समकालीन कविता में कविता की वापसी का एक पूरा फलक कैसे बनता है। इसमें इतने पास अपने यह शमशेर का काव्य संग्रह है, ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन का संग्रह, उस जनपद का कवि हूँ, यह भी 1981 का है, और केदारनाथ सिंह का संग्रह यहाँ से देखो 1983 का है। इन संदर्भों के साथ अगर आप पूरे परिदृश्य पर बातचीत करें या उस पूरे समकालीन कविता का आकलन करें, उस कविता की वापसी का, तो आपको ये सारी जो पूरी बहुरंगी छवियां हैं इन संग्रहों के नाम के साथ दस्तक देते हुए, इनका विश्लेषण करते हुए आप बातचीत कर सकते हैं। अब मैं आपसे ये बताऊं कि इस पूरे दौर की इस कविता पर बातचीत करते हुए बहुत सारे और भी कवि हैं जो अपनी अलहदा आवाज़ में दस्तक देते हैं या कविता में एक नया रूप रंग रचते हैं, जिसमें बाद में आलोक धनवा जैसे कवि हैं उनकी आवाज़ इसमें किस तरह से शामिल होती है, और भी बहुत सारे कवि हैं। आप ध्यान दीजिए कि इन संदर्भों के साथ जब हम समकालीन कविता पर बातचीत करते हैं तो समकालीन कविता के पूरे परिदृश्य पर हमारी नज़र जो जाती है तब चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट होती हैं। और इस स्पष्टीकरण में जो मैंने बताया आपको कि कुछ कवि ऐसे हैं जो प्रगतिशील कविता की वह धारा उसको नए सिरे से आविष्कृत करते हैं, जिसमें राजेश जोशी, अरुण कमल की वो आवाज़ जिसमें अपना क्या है इस जीवन में सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। तो ये कविता की पंक्तियाँ उन पुराने कवियों के साथ जो एक तरफ कैसे नागार्जुन, त्रिलोचन और तमाम सारे उन पूर्वज कवियों के साथ एक नया सुर बनाती हैं कविता में, उसको पुनराविष्कृत करती हैं, उसको विकसित करती हैं उस प्रगतिशीलता को। उसी आवाज़ के साथ राजेश जोशी की कविता को आप देखें, उसी आवाज़ के साथ आप देखें उदय प्रकाश की कविता को। तो ये नई प्रगतिशील चेतना के साथ यहाँ ध्यान देने की बात यह है, थोड़ा विमर्श की बात जो है वो विमर्श यह है कि नामवर सिंह इस पूरी समकालीन कविता के सबसे महत्वपूर्ण आलोचक हैं। आप ध्यान दीजिए कि उस आलोचना में जितनी सरणियाँ वो बनाते हैं उसको देखें आप, तो एक तरफ परमानंद श्रीवास्तव और तमाम सारे आलोचकों ने अपनी तरह से बातचीत की, लेकिन नामवर सिंह की जो आलोचनात्मक दस्तक है वो बड़ी ख़ास है। एक तरफ वो कविता के नए प्रतिमान में मुक्तिबोध को काव्य पुरुष के रूप में, नई कविता के बाद के काव्य पुरुष के रूप में उनके आत्मसंघर्ष को वो रचते हैं,
दूसरी तरफ इस आलोचना के इस विशेषांक में या उस दौर की इस पूरी रचनाशीलता में आप देखें तो वह कविता की ज़मीन और ज़मीन की कविता जैसे लेख के माध्यम से वो नागार्जुन की कविता के लोकतंत्र उसकी उनकी जो जनतांत्रिक चेतना है उसको नए सिरे से रच रहे हैं। इसके साथ साथ वो त्रिलोचन की कविता में नए काव्यशास्त्र की मांग करते हुए उनके बारे में बातचीत करते हैं, शमशेर पर बातचीत करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि प्रगतिशील कविता के जो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिसमें त्रिलोचन हैं, जिसमें केदारनाथ, जिसमें मुक्तिबोध हैं, जिसमें शमशेर हैं, जिसमें नागार्जुन हैं, उनकी पूरी कविताई को लेकर समकालीन कविता में जिनकी आवाज़ कैसे गूंजती है इन नए कवियों में, वो उस पूरे परिदृश्य को बहुत खूबसूरती के साथ नामवर सिंह ने उकेरा है। अब इसको आलोचना की तमाम सारी राजनीति उसके संदर्भों में अगर आप पढ़ना चाहें तो उसके बहुत सारे पाठ हो सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कविता के इन संदर्भों को जब आप आगे देखते हैं तो एक रूप विकसित करते हुए उसको उन प्रवृत्तियों को कैसे उभारने का काम समकालीन कविता की इस पूरी सघन संवेदना को विकसित करने का काम किस तरह से किया नामवर सिंह ने या उसके बाद के बहुत सारे जो जितने आलोचक हैं, उसमें मैं बहुत संदर्भों के साथ बातचीत करूं तो आप देखें कि बाद में आलोचना की इस पूरी व्यापक विरासत के साथ समकालीन कविता की शिनाख्त करने वाले जो आलोचक आते हैं, उसमें मुझे लगता है कि नामवर जी जिस तरह से चीज़ों को उकेरते हैं, उसके बाद आलोचना की मुख्य धारा के आलोचकों में वो बातें कम दिखाई देती हैं, बल्कि खुद वो जो प्रगतिशील कविता के महत्वपूर्ण प्रगतिशील कविता के मुख्य कवि हैं वही आलोचना में दस्तक देते हैं। उनकी जो कविताएं, उनकी जो आलोचनात्मक पुस्तकें हैं, उनसे अगर आप चीज़ों को पढ़ें तो ज़्यादा नई समकालीन कविता का फलक आपके सामने रूपायित होता है। उसमें राजेश जोशी की पुस्तक है एक कवि की नोटबुक, समकालीनता और साहित्य। उसके साथ साथ आप देखें कि आपको दिखाई देगा विजय कुमार की पुस्तक है, जिसमें विजय कुमार महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में आते हैं, जिसमें साठोत्तरी कविता परिवर्तित दिशाएं जैसी पुस्तक वो लिखते हैं। इसके अलावा संगत कविता की संगत जैसी पुस्तक है, कविता के पते ठिकाने जैसी पुस्तक है। इन सब पुस्तकों में आप उसको देख सकते हैं। अरुण कमल की पुस्तक है कविता समय। अशोक वाजपेयी की पुस्तक है फिलहाल और कविता का गल्प। इन संदर्भों के साथ आप देखें तो बाद में केदारनाथ सिंह हमारे समय के शब्द और कब्रिस्तान में पंचायत जैसे उनकी गद्य रचनाएं हैं। आधुनिक कविता, हिंदी कविता का विधान जैसी रचनाएं, बहुत सारी कविता। बाद में मंगलेश डबराल से लेकर लीलाधर जगूड़ी, कुमार अंबुज, इनकी पूरी श्रृंखला है। ये कवि आलोचकों की ऐसी श्रेणी है कि जो मुख्य आलोचना की धारा के आलोचक हैं उनसे ज़्यादा गहरी शिनाख्त करते हैं समकालीन कविता की, और बहुत बेहतरीन तरीके से समकालीन कविता के पूरे परिदृश्य को, उसकी संवेदना को, उसके रंग को, उसकी कविताई को, उसके काव्यशास्त्र को उभारते हैं। तो ये आप इसको इस तरह से देख सकते हैं समकालीन कविता के परिदृश्य को। अब इसमें मैं ये बात कहूँ कि इसी परंपरा में जितेंद्र श्रीवास्तव का नाम लिया जा सकता है कवि आलोचक के रूप में, क्योंकि कमतर नहीं हैं वो आलोचना के मुख्य धारा के आलोचक। बहुत सारे मैंने बताया, परमानंद श्रीवास्तव से लेकर नंद किशोर नवल समकालीन कविता के प्रमुख आलोचकों में किस तरह से उनका नाम लिया जाता है। युवा आलोचकों में बाद में जिनका नाम आप जोड़ सकते हैं, जो कविताएं भी लिखते हैं, आलोचना भी लिखते हैं, जिसमें पंकज चतुर्वेदी हैं, भरत प्रसाद हैं, ये सारे नाम भी आते हैं। और फिर मुख्य जो हमारे समय के और भी जो आलोचक हैं, बहुत सारे नाम हैं, मैं उनको छोड़ता हूं, लेकिन ये दस्तक देने वाले लोग हैं। इनके संदर्भों को आप पढ़ें तो समकालीन कविता का स्वरूप हमारे सामने उभरता है। अब एक चूँकि मैं बताया मैंने कि एक ही प्रसंग को लेकर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन समकालीन कविता में 80 के बाद का जो स्वरूप है, उसके बाद फिर देखिए आप 90 के बाद का पूरा परिदृश्य किस तरह से हमारे सामने आता है। 90 के बाद का जो परिदृश्य है वो पूरी तरह से बदल जाता है, और इस बदले हुए परिदृश्य पर आप देखें तो आपको दिखाई देगा जिसके लिए बद्री नारायण जैसे कवि वो लॉन्ग 90s जैसा पदबंध प्रयोग करते हैं। अब इस लॉन्ग 90s में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है वो किस रूप में हमारे सामने उभरती है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं,
उसमें देखें कि आर्थिक भूमंडलीकरण और कारपोरेट का वर्चस्व दिखाई देने लगता है। विराट सूचना क्रांति का संजाल हमारे सामने आ जाता है। जनसमूहों के विस्थापन का दौर यहाँ पर इस तरह से बेतहासा आपके सामने दिखाई देने लगता है। सांप्रदायिक कट्टरता और हिंसा की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा उभरने लगती हैं। आतंकी गतिविधियों से घिरा हमारा ये समय हमारे सामने रूपायित होता है। इसी समय में उपभोक्तावाद और विस्मृति के चिन्ह किस तरह से हमारे सामने दिखाई देते हैं। सतही मनोरंजन का दौर ये दिखाई देता है। इन संदर्भों को आप बाजारू संस्कृति के वर्चस्व का समय कह सकते हैं। और इसके साथ साथ परिवर्तन की इस पूरी विराट चेतना जिसे कहते हैं, वो परिवर्तन इस कदर इस रूप में होता है, वो सतही परिवर्तन की जो दिशा है वो बेहद दिशाहीनता के साथ, सतहीपन के साथ हमारे सामने रूपायित होती है। और इस पूरे, आप ध्यान दीजिए कि इस पूरे संदर्भों को जो लॉन्ग 90s के कवि हैं उसमें मैं एक बार आपके सामने वो जो पुराने कवि हैं जो अभी नाम लिया मैंने, उनके साथ कौन से कवि हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को 90 के बाद से लेकर अब तक अगर 30 सालों का ये पूरा परिदृश्य देखें तो मैं आपके सामने कुछ कवियों के नाम पढ़ना चाहता हूँ। आप ध्यान दीजिए कि हिंदी में रचने वाले कवियों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि सबका नाम नहीं लिया जा सकता। लेकिन मैं जिन कवियों को मैंने पढ़ा है, जिनको मैं जानता हूं, मैं उनका नाम ले रहा हूं आपके सामने। इसका मतलब ये कि मैं अपनी सीमा के साथ नाम ले रहा हूं। बहुत सारे नाम छूट सकते हैं, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख रहा हूं। मसलन कि लॉन्ग 90s के बाद की जो कविता जिन कवियों के साथ रूपायित होती है, 90 के बाद के जो कवि उस श्रृंखला के साथ जुड़ते हैं, उसमें नरेश सक्सेना, विजय कुमार, हरिश्चंद्र पांडे, कुमार अंबुज, लीलाधर मंडलोई, निलय उपाध्याय, एकांत श्रीवास्तव, बद्री नारायण, बोधिसत्व, देवी प्रसाद मिश्र, अष्टभुजा शुक्ल, सुंदर चंद ठाकुर, आशुतोष दुबे, पवन कर्ण, आर चेतन क्रांति, हेमंत कुकरेती, अनामिका, नीलेश रघुवंशी, सविता सिंह, ए अरविंदाक्षन, जितेंद्र श्रीवास्तव, शिव प्रकाश शुक्ल, संतोष चतुर्वेदी, आशीष त्रिपाठी, भरत प्रसाद, उमा शंकर चौधरी, रामाज्ञा शशिधर, कात्यायनी, अनुराधा सिंह, ज्योति चावला, अनुज लुगुन, जनसिता क्रिकेट्टा, विमलेश, निशांत, अदनान, कफिल दरवेश, सुधांशु, अनुपम, वीरू और कुछ और सवर्ती कवि राकेश रंजन, अच्युतानंदन मिश्र, शिरीष कुमार, विवेक निराला, अनिल कुमार सिंह और अंशुल त्रिपाठी। ये कुछ कवि हैं जिनको मैंने पढ़ा है। ये मैंने आपसे बताया कि ये इसकी लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। बहुत सारे कवि हैं एक साथ रचनारत हैं। और फिर दलित कवियों में आप देखें ओम प्रकाश वाल्मीकि से लेकर और बहुत सारे कवि उनके साथ शामिल होते हुए आप नमोहन दास, नमिशरायन और बहुत सारे कवि। तो ये एक व्यापक कविता का परिदृश्य आपके सामने दिखाई देता है। लेकिन इस दौर की जो कविता है उसमें जो चीज़ें उभरती हैं, मैंने बताया आपको कि उनको अगर आप उनकी शिनाख्त करें तो यहाँ पर कविता का तेवर थोड़ा बदलता है। अब उस बदलते हुए तेवर में कुछ कवि हैं जो उस पूरे परिदृश्य की शिनाख्त जिनकी कविता से किया जा सकता है, उसमें मैं आपके सामने कुछ कविताएं पढ़ता हूँ। मसलन पहल 82 में देवी प्रसाद मिश्र की कविता छपी। उस कविता से आप उस पूरे परिदृश्य के बारे में एक बहस कर सकते हैं कि ये नया कवि किन चीज़ों की तरफ बातचीत करता है। कविता है कि और फिर कवि ने फुसफुसा कर कहना चाहा कि बार बार मनुष्य के चेहरे का वर्णन मौलिकता का पुनराविष्कार है बार बार, इसलिए पानी की मांग बार बार, इसलिए भूख का मरोड़ कर जिक्र बार बार, इसलिए बार बार हार की बात बार बार, इसलिए बार बार पुकार और इसलिए बार बार खोई हुई कविता की खोज और खोए गणतंत्र को खोजने का नैतिक उपद्रव बार बार। ये जो बातचीत है इससे आप देखें कि कैसे नए समय में भूमंडलीकृत इस दौर में कारपोरेट के वर्चस्व के इस युग में चीज़ें किस तरह से बदल रही हैं और सांप्रदायिकता का उभार किस तरह से हमारे सामने आ रहा है और तमाम सारी जो चीज़ें हैं, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा का दौर किस तरह से, क्योंकि चीज़ें चल नहीं थी पहले भी, लेकिन यह दौर ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से हमारे सामने आता है। सतही राजनीति की विद्रूपताओं का जो दौर है, ये दौर दिखाई देता है। जनतंत्र के
की समीक्षा और जनतंत्र लोकतंत्र को बचाने की जो कवायद है वो पहले के कवियों में, रघुवीर सहाय से लेकर और सारे कवियों में वो दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर जो बातचीत है कि वह विद्रूपता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसको किस तरह से इसके साथ चीज़ें घटित हो रही हैं। और आप देखें कि हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि राजेश जोशी इस पूरे दौर को जब अपनी कविता में रूपायित करते हैं तो वह कविता हमारे 90 के बाद के इस पूरे दौर या हमारे समकालीन परिदृश्य में जो बदलती यथार्थ की अवधारणा है, बदलता हुआ समय है हमारा, और उसको कैसे वो पकड़ते हैं अपनी कविता में, जब वह लिखते हैं कि जब तक मैं एक अपील लिखता हूँ आग लग चुकी होती है सारे शहर में, हिज्जे ठीक करता हूँ कर्फ्यू का ऐलान करती घूमने लगती है गाड़ी, अपील छपने जाती है जब तक प्रेस में दुकानें जल चुकी होती हैं, मारे जा चुके होते हैं लोग, छपकर जब तक आती है अपील की ज़रूरत ख़त्म हो चुकी होती है। मुझे लगता है ये हमारे समय के यथार्थ को, इसकी विद्रूपता को बयां करने वाली एक खूबसूरत कविता है। और आप ध्यान दीजिए कि उस मर्म को कैसे उद्घाटित करती है कविता। इन संदर्भों के बारे में जब बातचीत करिए तो आप विजय कुमार की उस पुस्तक को मैं फिर अपने, चूँकि मैंने बताया कि संदर्भों की ज़रूरत है, तो मैं अपने विद्यार्थियों को कहूँगा कि समकालीन कविता के उस पूरे परिदृश्य को पढ़ने के लिए आप राजेश जोशी को पढ़ें, तो 21वीं सदी की इस नई कविता और नए परिदृश्य को पढ़ने के लिए आपको विजय कुमार की पुस्तक को पढ़ना चाहिए। और विजय कुमार कवि भी हैं और आलोचक भी हैं, और वो मैं इसमें बधाई देना चाहता हूँ अपने साथी और बड़े भाई और पूरी उस टीम को मुक्तिपथ की, कि किस तरह कविता में वो ताकत है, कविता की बातचीत में वो ताकत है। हमने सुना है इस बीच में एक बेहद विस्तार के साथ उन कवियों को, उनकी कविताओं को, युवतम कवि से लेकर वरिष्ठतम कवि तक, इन सबको और राजेश जी के बहाने एक से एक महत्वपूर्ण वक्तव्य हमने सुने हैं। कविता भी विजय कुमार के उस वक्तव्य से वो बात स्पष्ट होती। उन्हीं बातचीत में उन्होंने ये कहा, और पुस्तक में भी दर्ज है, कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भारतीय जीवन ज़्यादा आपदाग्रस्त हुआ है। कविता में व्यक्त 80 के दशक का वह हमारा घर संसार, पास पड़ोस, गली मोहल्ले, दिनचर्या कुछ भी वैसा नहीं रह गया है। मतलब कि चीज़ें ज़्यादा ख़तरनाक हुई हैं। बदलाव के नाम पर जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं वो किस तरह से उपभोक्तावाद और जो नई अमेरिकी साम्राज्यवाद जिसे आप कहते हैं, उसकी चोट भाषा से लेकर हमारी चेतना, हमारी संस्कृति, और इस पूरी बाजारू संस्कृति में सब कुछ जब बाज़ार बन जाने पे आमादा है और चीज़ें सुबह से लेकर शाम तक इस तरह से परिवर्तित हो जा रही हैं कि आपके सामने देखते देखते पूरा का पूरा गांव, पूरी बस्ती उजड़ जा रही है। और आप देखें कि एक संदर्भ इस तरह से उभरता है, उसमें इन कविताओं में जो चीज़ें दिखाई देती हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारी कविताएं हैं, मैं बस उनकी तरफ संकेत मात्र कर सकता हूँ इस व्याख्यान में। मसलन उदय प्रकाश की कविता को आप पढ़ें तो स्पष्ट रूप से इस पूरे सभ्यता का विमर्श करती हुई वह कविता है, हमारे समय का विमर्श करती हुई कविता है, जिसमें वो लिखा है उन्होंने कि सबसे सरल है, सबसे मुश्किल और सबसे महान चीज़ों को नष्ट करना। सिर्फ एक तीली पर्याप्त है। इतिहास की सबसे प्राचीन और दुर्लभ पांडुलिपि को राख बना देने के लिए 1 रुपये का चाकू, 20 पैसे की ब्लेड, 2 पैसे की तीली या किसी अपराधी का मामूली सा पराक्रम जरूरत से कुछ ज़्यादा ही है मोनालिसा की उस रहस्यपूर्ण उस हंसी की हत्या के लिए। आप देखें कि यह कविता कैसे हमारे समय में हमारी इतिहासहीनता, हमारी विस्मृति के बारे में बातचीत करती है। हम कैसे जिस समय में हैं और इस संदर्भ की बातचीत की, हमारे अंदर प्रतिरोध की वो जो ताकत है कमज़ोर कैसे पड़ रही है,
किस तरह से हमें जो प्रतिरोध दर्ज कराना चाहिए, इस पूरी वर्चस्ववादी संस्कृति और इस विद्रूप संस्कृति लोकतंत्र को नष्ट करती हुई इस पूरी कवायद के खिलाफ शायद हम नहीं कर पा रहे हैं। और ये शिकायत अगर कवियों को है तो सबसे ज़्यादा उस मध्य वर्ग के लिए है, जिस मध्य वर्ग से मुक्तिबोध पूछते थे कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। तो हमारी ये पॉलिटिक्स जिसमें कि किसान, जो अनपढ़ किसान है, जो संघर्ष कर रहा है, वह राजनीति की नई इबारत लिख रहा है, वो क्रांति की नई इबारत लिख रहा है। जबकि हम सब जो तथाकथित जिसे बुद्धिजीवी कहते हैं, जिसे मध्यवर्गीय चेतना से ग्रसित खाए पिए गाए वर्ग हम हैं, और तमाम विकास के, उपभोक्तावाद के, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बातचीत भी करते हैं, लेकिन हमारे अंदर आप ध्यान दीजिए कि वह क्रांति, वह आंदोलन धर्मिता वो छिप चुकी है, और हम किस तरह से बदल चुके हैं। और इसके बारे में अगर बातचीत करिए तो मुझे लगता है कि हमारे समय के जो महत्वपूर्ण कवि हैं कुमार अंबुज, उनकी कविताओं में इसको खूब करीने से रचा गया है। और वह उसके बारे में कि जो हमारे समय का, हम सब का जो काइयापन है उसको उभारा है उन्होंने अपनी कविता में। और वो कविता पढ़नी चाहिए हम सबको। कविता का शीर्षक है उपलब्धियाँ। और हम ये जो हमारी उपलब्धियां हैं ये किस तरह से हमारे काइयापन को उजागर करती हैं, हमारी क्षुद्रताओं को उजागर करती हैं, हमारी अलोकतांत्रिक चेतना को उभारती हैं, हमारी संवेदनहीनता को उभारती हैं। आप पढ़ें उस कविता को। कविता की पंक्तियां स्पष्ट बोलती हैं कि एक आदमी ने संतोष किया कि उसने जानवरों पर दया दिखाई। एक आदमी ने गर्व किया कि कभी शराब होठों पर नहीं लगाई। एक ने हत्या होते देखी और सोचा अच्छा हुआ जो मैं चुप रहा। एक ने कहा कि वह गृहस्थी थी जिसकी खातिर अपमान सहा। एक ने बताया कि सदैव ईश्वर को याद किया जब हुआ अकेला। क्या बुरा हुआ जो शांति से कट गया जीवन, दुख था सो झेला। तो मुझे लगता है हमारे समय की हम सब की आवाज़ है को कैसे दर्ज करते हैं, ये ध्यान रखिए। इस कविता के माध्यम से हमारे काइयापन को, हमारी क्षुद्रता को, हमारी प्रतिरोध करने की हमारी चेतना छींचती कैसे जा रही है, उसको कैसे इस कविता में रचते हैं कुमार अंबुज। इसका ये मतलब नहीं कि पूरी कौम, पूरी आवाज़ में वो प्रतिरोध नहीं दिखाई देता। बहुत सारी आवाज़ें हैं प्रतिरोध रचती हुई, लेकिन जो धारा जिसे हम मुख्य धारा कहते हैं, जिसमें हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम तमाम सारी चीज़ों के साथ जिस तरह से जुड़े हुए हैं, वह कभी धर्म के नाम पर, कभी संस्कृति के नाम पर, और कभी तमाम सारे समझौते के नाम पर, और इन संदर्भों को कैसे उस पूंजी के गिरफ्त में हम हैं और हम पूंजी का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ समझौते कैसे कर लेते हैं और समझौते के साथ हम अपना जीवन जी रहे हैं। ये कविता में ये जो पूरी ये संदर्भ है, इसको बहुत खूबसूरती से इस कविता में दिखाया गया है। अब आप ध्यान दीजिए कि मैं अपनी बात को अंतिम दौर तक ले जाना चाहता हूँ। जो कविता, समकालीन कविता का जो तीसरा पक्ष है, और वह पक्ष है जो मैंने आपसे बताया कि एक ऐसा वर्ग जो काइयापन के साथ दिखाई देता है, लेकिन एक वर्ग है जो नई संस्कृति के साथ, प्रतिरोध की नई संस्कृति के साथ हमारे सामने दिखाई देता है, और वह है हमारी हाशिए की आवाज़। और उस हाशिए की आवाज़ का मतलब ये है कि वो जो नए संदर्भों के साथ, ये सत्य है कि विस्थापन का दंश सबसे अधिक आदिवासी झेल रहा है, विस्थापन का दंश सबसे अधिक किसान और मजदूर झेल रहा है, और इसके साथ साथ जो पूंजी और कॉर्पोरेट और जो राजनीति की भयावहता है, उसका स्वरूप सबसे ज़्यादा इस हाशिए के समाज का वो दंश दिखाई देता है उसके यहाँ। इसलिए प्रतिरोध की जो आवाज़ है, और प्रतिरोध अपने आप में एक सौंदर्य होता है, प्रतिरोध से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कुछ नहीं हो सकती, और उसे वो सिर्फ विचार का प्रवाह नहीं है, वो जीवन का संदर्भ ही है, जीवन का संवेग है प्रतिरोध। और आप ये ध्यान दें कि इस पूरे परिदृश्य को अगर हम देखें तो मुझे जो प्रतिरोध का ये पूरा परिदृश्य दिखाई देता है, वो आदिवासी कविता में सबसे मुखरता से, सबसे ज़्यादा सांद्रता के साथ दिखाई देता है।
क्योंकि स्त्री कविता का अपना एक पूरा मुकम्मल इतिहास है, मुकम्मल संस्कृति है, लेकिन नई आवाज़ों में जो मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ दिखाई देती है, जो हमारी भारतीय चेतना के साथ, भारत की पारिस्थितिकी चेतना के साथ, भारत की जो सहजीविता जिसे कहते हैं, जिसे मुक्तिबोध के शब्दों में सहचर कहते हैं, उस संदर्भ को अगर कोई कविता इस बीच में उभार रही है तो वो आदिवासी कविता है। और उस आदिवासी कविता का संदर्भ सिर्फ आदिवासियत के साथ साथ उस परिधि का विस्तार हमारे पूरे समाज के साथ, क्योंकि नए समय में प्रकृति को जिस तरह से नष्ट किया जा रहा है, मनुष्यता को जिस तरह से नष्ट किया जा रहा है, इन संदर्भों को अगर आप कविता में दर्ज करें तो स्त्री की अपनी एक अस्मिता है, उसके साथ वो चीज़ें दर्ज कर रही है एक विशेष आवाज़ के साथ। लेकिन आदिवासी कविता की परिधि का विस्तार थोड़ा मुझे ज़्यादा दिखाई देता है। यहाँ जो दर्शन है वह सहजीविता का दर्शन है, वो समूह की चेतना, सामूहिकता का वो दर्शन है, जो नैसर्गिक चीज़ों को कैसे बचाने की कवायद करता हुआ दर्शन है। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें मनुष्य होने की बात जो है, उसमें जो सामूहिकता की जो जीवता है, सहचरता की जो जीवता है, वो ज़्यादा खूबसूरत आपको चीज़ें देखी जा सकती हैं। उसमें संदर्भ ये भी है कि इसमें अस्मिता की वह मुखरता नहीं है जिस तरह से अन्य विमर्शों में आपको स्त्री और दलित में दिखाई देगी। इसलिए यहाँ जो आवाज़ है वो थोड़ा ज़्यादा व्यापक परिदृश्य को लेकर हमारे सामने उपस्थित होती है, क्योंकि ख़तरा सिर्फ आदिवासी समाज पर नहीं है, उन पर तो है ही, हमारे ऊपर वो कैसे मंडरा रहा है। असल में आदिवासियों की वो आवाज़ उस स्थानीयता के साथ जल जंगल ज़मीन की आवाज़ ही नहीं है, उसको बचाने की, वो सभ्यता को बचाने की आवाज़ है। और उस आवाज़ को आप देखें तो कैसी खूबसूरती के साथ पूरी कविता के पूरे उस परिदृश्य में आपको स्थानीय भाषाओं के साथ, आप जानते हैं कि इस नए नव साम्राज्यवादी जो रणनीतियां हैं उसमें भाषाओं को नष्ट कैसे किया जा रहा है। भाषा नष्ट हो रही है तो संस्कृति भी नष्ट हो रही है। सबको एक कर देने की जो कवायद है उसके खिलाफ ये पूरी संस्कृति खड़ी है। और तमाम सारी जनजातीय भाषाओं के साथ, अपने लोक के साथ, अपनी मौखिक परंपरा के साथ, अपने गीत और संगीत और गान के साथ वह इस चीज़ को उपस्थित कर रहे हैं। हिंदी कविता में आप देखें कि स्थानीय कविताओं के साथ, अपनी निजी भाषाओं के साथ, वह अपनी खुद की भाषा के साथ हिंदी में भी लिख रहे हैं। तमाम सारे कवि हैं उस परंपरा में, रोज केरकेट्टा, निर्मला पुतुल, वंदना टेटे, क्रियस कुजूर, अनुज मुकुंद, जयसिता करकेट्टा, तमाम कवियों पर बातचीत की जा सकती है। लेकिन मैं अपने प्रिय कवि, हमारे ही विश्वविद्यालय के कवि, हमारे छात्र रहे अनुज लुगुन, उनका भी संग्रह, एक लंबी प्रदीर्घ कविता बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, उनका संग्रह आया है, लंबी कविता जो छपी है, उसकी पंक्ति में पढ़ रहा हूँ जिसमें कैसे सहजीवता का पूरा दर्शन आपको दिखाई देता है, प्रतिरोध की खूबसूरत संस्कृति कैसे दिखाई देती है। और जब वो लिखते हैं कि अस्तित्व की स्थापना के लिए, अस्मिता के उत्कर्ष के लिए जन मुक्ति के स्वर के साथ वह वहीं खड़ी थी जो उसके पुरखों की ज़मीन थी, जो उलगुलान था, हूल था, जनवाद का फूल था। समग्र संबोधन था उसकी चेतना में। यह देश बहुजन का है, यह देश बहुजन का है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, स्त्री, सब शोषित जन, सब सर्वहारा, अस्तित्व और अस्मिता के साथ आँख तरेरेंगे आदमखोर को। एक की आवाज़ दूसरे तक, दूसरे की तीसरे तक, तीसरे की चौथे तक, इसी तरह आवाज़ गूंज उठेगी 7 पहाड़ों पर, सभी दिशाओं से आसमान में गीत होगा। आदिजन बहुजन हैं हम, सदियों से शोषित जन हैं हम, सब ओर से घिरे हुए सर्वहारा, हर तरह से खरोचे हुए रक्तिम तारा, जल जंगल जमीन रहित, नहीं होंगे शत्रु पराजित। और 7 कथा 7 जीवन, श्रमिक जन से ही होगा सकल परिवर्तन। एक गीत एक तारा, रक्तिम तारा, सर्वहारा सर्वहारा सर्वहारा। ये कविता, अनुज लुगुन की ये कविता, आप ध्यान दीजिए कि सिर्फ आदिवासी संस्कृति को ही नहीं प्रकट कर रही है, उस सर्वहारा संस्कृति, आप जिसे हाशिए की आवाज़ कहते हैं, जिसे शोषित जन जिसे कहते हैं, जिस पर शोषण का सबसे ज़्यादा मार जिस पर है, उसकी आवाज़ को कैसे खूबसूरती से रच रहे हैं अनुज लुगुन।
क्योंकि अनुज लुगुन की कविता में उस आदिवासी जीवन का जो पूरा व्यापक दर्शन और संदर्भ वो बड़े खूबसूरती के साथ उस संघर्ष और वो आंदोलन आपको दिखाई देगा। इन संदर्भों के साथ मुझे लगता है स्त्री जो कविता का स्वर है वो बहुत विपुल है, बहुत विस्तार है उसका। उसमें आप देखिए कि अनामिका जी से लेकर कात्यायनी जी, गगन गिल, सविता सिंह, नीलेश रघुवंशी, अर्चना वर्मा, अनुराधा सिंह, ज्योति चावला, बाबूशाह कोहली से लेकर अनुपम, तमाम सारी कवि हैं, मैं कवि कहूँगा, स्त्री कवि, कि जिसमें उनका संदर्भ आता है जो स्त्री चेतना को बहुत खूबसूरती के साथ। और अनामिका जी की कविता तो इसका व्यापक फलक उनकी कविता में आपको दिखाई देता है। चूँकि समय कम है, सबकी कविताओं को पढ़ पाना, उनकी व्याख्या कर पाना यहाँ संभव नहीं। मैं आपको नाम सिर्फ बता रहा हूँ। अद्यतन जो इस बीच में पढ़ लिख रहा हूँ तो वहाँ से उदाहरण देना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो मैं अभी अनुराधा सिंह का काव्य संग्रह पढ़ रहा था और ज्ञानपीठ से प्रकाशित यह संग्रह है। उसमें स्त्री कविता का एक अलहदा और विरल स्वर है, वो ज़्यादा खूबसूरती के साथ स्त्री विमर्श के नए मायने तलाशते हुए अपनी कविता में इसको रूपायित करती हैं। मैं कविता ही पढ़ रहा हूँ, स्पष्ट होंगी चीज़ें। कि तब भी रहूँगी मैं, वह कविता है कि जब हो जाऊंगी मैं निश्चल, निर्जन वन में स्थिर जल सी, क्या तब भी बनैले पशु आएंगे मेरे तट पर, अपनी आखेटक प्यास लेकर, तब भी क्या मेरे भीतर की तरलता पहचान ली जाती रहेगी निस्संदेह। जब खो दूंगी भविष्य में किसी प्रेम की प्रत्याशा, क्या तब भी स्त्री लगती रहूंगी संपूर्ण। जिस दिन तिनके बीनना बंद कर दूं, क्या तब भी माना जाएगा उर्वर हूँ। बना रही हूँ घोंसला आने वाली संतति के लिए, छुपा सकती हूँ अपने गर्भ में प्रेम के कोमल रहस्य अब भी। जब थक कर रुक रहूँगी पीपल के थिर पत्तों में, आषाढ़ी पवन की तरह, क्या तब भी शिरोधार की जाएंगी मेरे अंतर की प्रच्छन्न कामनाएं। थक जाने पर भी चलती उड़ती खनखनाती रहती हूँ, डरती हूँ रुक जाने से, शांत हो जाने से, स्त्रीत्व के सूख जाने से। आप ध्यान दीजिए कि इसमें जो दर्शन है स्त्रीवादी चेतना का, कि जिसमें गत्वरता के साथ और स्त्री होने की ठसक के साथ स्त्री की जो संस्कृति है, स्त्रीत्व की जो संस्कृति है, उसकी व्यापक संवेदना को इस कविता में वह रूपायित करती हैं। तो आप ये ध्यान दें कि स्त्री कविता के भी बहुतेरे स्वर आपको एक साथ दिखाई, कहीं आक्रामकता बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, कहीं स्त्री कविता में एक व्यापक स्वर आपको दिखाई देगा कि स्त्री का मतलब सिर्फ स्त्री नहीं है, वो कैसे स्त्री के साथ जो सहवर्ती संस्कृति और सहवर्ती सहजीविता है उसको भी लेकर किस तरह से व्यापकता के साथ वह अपनी रचना में रचती हैं, अपने निजता बोध के साथ। और इसी तरह से दलित कविता में आपको दिखाई देगा, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य, सूरजपाल चौहान, मलखान सिंह, सतनाम सिंह, संगीता नौटियाल और राकेश प्रियदर्शी। और मैं इसी संदर्भ में जोड़ूं कि इस अस्मितामूलक विमर्शों में आपको किन्नर विमर्श की आवाज़ को भी आप देख और परख सकते हैं, जिसमें कविता के मार्फत उन्होंने अपनी दस्तक दी है। मैं आपके सामने तमाम सारे संदर्भों की बातचीत करते हुए फिर वहीं लौटता हूँ कि कविता में वो ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं, कि कविता सभ्यता को बचाने की ताकत अगर किसी साहित्य की धारा में है, यह सबसे अधिक संजीदगी के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं, कविता। और कविता हमारे भारतीय साहित्य की सबसे आदिम आवाज़ है, सबसे रक्तिम आवाज़ है, सबसे खूबसूरत आवाज़ है, सबसे आंदोलन धर्मी आवाज़ है। और इन सब के बीच में वह कविता पर बातचीत जब हम करते हैं तो उसमें हमारे पूर्वज कवि कई सारे रूपों में, भक्ति काल के वो कवि हमारे सामने आते हैं, आदिकाल के कवि आते हैं, रीतिकाल के कवि भी आते हैं और आधुनिक काल के कवि आते हैं। मैंने आपसे बताया कि समकालीनता के समय बोधक प्रतियों के साथ इन कवियों को पढ़ते हुए हमें अपनी समकालीनता को अर्जित करते हुए समकालीन कविता की शिनाख्त करनी चाहिए। और उस संदर्भों में जब हम बातचीत करते हैं तो हमें उस काइयापन से बचना चाहिए, हमें समय के बदलते हुए आवेग के साथ प्रतिरोध को कैसे रचना चाहिए, प्रेम को कैसे संजो के रखना चाहिए,
खत्म होती सभ्यता को बचा लेने की जो कवायद सिर्फ आदिवासियों के ऊपर नहीं उनका ठेका है कि आदिवासी बचाएंगे और हम उन्हें पढ़कर वाह वाह करेंगे। हमें लगता है कि आपकी अस्मिता पर संकट है, हमारी अस्मिता पर संकट है। और समकालीनता के इस पूरे संदर्भ और प्रत्यय के साथ जब हम इस चीज़ को देखेंगे, उसको उस संवेदना को अर्जित करते हुए हम जीवन में जो प्रेम है, जो सौंदर्य है, जो सहजीविता है, जो प्रतिरोध है, प्रगतिशीलता है, जो जनतांत्रिक मूल्य हैं, इन सारे संदर्भों के साथ जब हम चीज़ों को रचते हैं तो समकालीनता का प्रत्यय तब हमारे सामने रूपायित होता है। और एक चीज़ की जो जिन चीज़ों को लेकर सबसे ज़्यादा इस दौर में चीज़ें चल रही हैं कि हम सबको कैसे किसी एक संस्कृति में, किसी एक भाषा में, किसी एक धर्म में, किसी एक रूप में महदूद करने की कोशिश जो जारी है। मुझे लगता है भारत जो बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है, बहुधर्मी राष्ट्र है, बहुभाषिक राष्ट्र है, उन संदर्भों के साथ और हम सब जिस भाषा के अध्ययन अध्यापन या पाठक हैं, उसकी तो पूरी संस्कृति ही लोक संवेदना से भरी हुई है, मौखिक परंपरा से भरी हुई है और भाषिक समुच्चय के साथ वह बातचीत करती, क्योंकि हिंदी अपनी जनपदी बोलियों के साथ विकसित होती हुई हिंदी है। तो इन संदर्भों के साथ आप बातचीत करें तो हिंदी जब बातचीत हम करते हैं तो यह पूरा भारतीय संदर्भ हमारे सामने उभरना चाहिए, क्योंकि हमारा संकट सिर्फ स्थानीय संकट नहीं है, भारत का भी संकट है। और उन संदर्भों के बारे में बातचीत करें तो अगर प्रतिरोध हाशिए की, अगर तमाम सारी जनतांत्रिक मूल्यों को बचाने की कवायद हम करते हैं और वह सिर्फ रचने के क्रम में नहीं, बातचीत के क्रम में, विमर्श के क्रम में, पढ़ने लिखने के क्रम में अगर हम करते हैं तो वह भी समकालीनता को बचाना है, समकालीनता को अर्जित करना है। और ऐसे संदर्भों में मूल्यांकन की उस कसौटी के साथ मैं नहीं बात करना चाहता कि कौन बहुत बेहतर लिख रहा है और कौन बहुत, हमारे लिए वही बेहतर है जो हमारी संवेदना के आयतन को विकसित कर सके, जो हमारे अंदर जनतांत्रिक चेतना को विकसित कर सके, जो हमारे अंदर उस मनुष्य को जो विभ्रम का शिकार है उसको दिशा दे सके, हमारे अंदर जो लड़ने की हमारी शक्ति है उसको ज़्यादा विकसित कर सके, हमें अपने को बचाते हुए समाज को बचाने की प्रक्रिया में रत कर सके और हमारे अंदर हमारी चेतना को कुरेद सके और ये बताए, रोज़ बताए कि आपके होने का अर्थ क्या है, उसके मायने बताए। यह ख़ास चीज़ है हमारे लिए। इसलिए समकालीनता के बारे में जब हम बातचीत करते हैं तो वहाँ वस्तु और उसकी संवेदना की भी बात होगी, तो भाषा की भी बात होगी, कलाओं की भी बात होगी, संगीत की भी बात होगी और पूरे परिदृश्य के साथ हम उस भारतीय आधुनिकता जिसे कहते हैं उसका जो मॉडल है, वो जो चीज़ें हैं हमारे सामने, उसको जो ग्रहण करने की बात जो हमारे समय के तमाम कवि, राजेश जोशी, केदारनाथ सिंह जिसको करते रहे, राजेश जोशी जिसको करते हैं, जिसको अरुण कमल करते हैं, जिसको युवतम कवि अदनान कफील दरवेश की आवाज़ में वो जो पुराने समय के कालिदास को किस तरह अपनी कविता में वो ले आते हैं, या तमाम सारे कलात्मक परिदृश्य को जिस तरह से हमारे सामने उभारते हैं। तो मित्रों, साथियों, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि विचार की सरणी को लेकर ही मुझे लगता है कि वैचारिकी को तलाशने से ज़्यादा जीवन के विचार को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जीवन से बड़ा विचार कुछ नहीं होता। तो जीवन में खूबसूरती और सौंदर्य और लोकतंत्र कैसे पैदा किया जाए, उस दर्शन को तलाशना चाहिए। कई बार हमारी अकादमिक संस्थाओं में हम वैचारिकी को तलाशते तलाशते जीवन हमारे हाथ से छूट जाता है। तो जीवन को तलाशते हुए, लोकतंत्र को तलाशते हुए, उसकी प्रगतिशीलता को तलाशते हुए जब हम चीज़ों को ले आएंगे तो वहाँ कविता हमारे साथ खड़ी होगी और वह कविता उस अपभ्रंश की कविता से होते हुए समकालीन समय की कविता तक वह समकालीनता का एक पूरा प्रत्यय रचती है और हमारा समय बेहद समृद्ध समय है कविता का। तो मुझे लगता है हमें इन संदर्भों के साथ कविता को पढ़ना चाहिए। मैंने आपसे बताया कि मेरी अपनी सीमा हो सकती है और हर व्यक्ति को अपने ही झरोखे से चीज़ों को व्यक्त करना चाहिए। ऐसी कोई उसे मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वो सबको समेट ले और सब पर बातें कर ले। तो जो बातें मुझे समझ में आई वो बात मैंने आपके सामने रखी। इससे एक पूरा परिदृश्य कैसे समकालीन कविता का उभरता है, कुछ बातें विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सकें
तो मेरे लिए बेहतर होगा और मैं अच्छा लगेगा मुझे। तो शुक्रिया फिर अपने सारे विद्यार्थियों का और अपने सारे साथियों का जो हमसे जुड़े, अपने सारे मित्रों का। और खूब पढ़ें, खूब रचें और खूब संवेदनशीलता और वैचारिकी के साथ खूब सोचें। शुक्रिया।